जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन का पार्ट नंबर 2 है ये। अगले वीडियो में हमने प्रकाश क्या है उसको पढ़ा था, प्रकाश से संबंधित और उसमें कुछ परिभाषाएं थी उसको समझा था। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य क्या होती है उसको समझा था। उसके बाद उसमें जैसे आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, अभिलंब क्या है, ये सब देखे थे। फिर प्रकाश की किरणें कितने प्रकार की होती हैं, समांतर प्रकाश किरणें, अपसारी प्रकाश किरणें और अभिसारी प्रकाश किरणें। इन सभी चीज़ों को जो है हम अगले वीडियो में देख लिए थे। अब इसके बाद इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण थ्योरी जो है वो है प्रकाश का परावर्तन। यह नियम जो है बहुत ही पूछा जाता है। तो आइए इस नियम को समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो देखिएगा, प्रकाश के परावर्तन का नियम यानी परावर्तन का नियम। परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम हैं। जो परावर्तन होता है उस परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या कहता है कि यदि किसी कांच की प्लेट होगी तो उसमें आपतित किरण एवं परावर्तित किरण क्या होना चाहिए। आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होने चाहिए। जैसे आप ले लीजिए कुछ, जैसे ये मान लीजिए कॉपी है, ठीक। ये एक चिकना पृष्ठ, इसको कांच मान लीजिए, ठीक। अब इस पर जो आने वाली प्रकाश किरणें यानी आपतित किरण और उसके बाद इसमें टकरा कर जाने वाली परावर्तित किरण और उसके बाद बीच में जो अभिलंब है, ये तीनों एक ही तल में होने चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, आपका प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम हो जाएगा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यदि प्रकाश की आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब अगर तीनों एक ही तल में होंगे तो प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम हो जाएगा। और दूसरा नियम क्या कहता है कि इससे आपतित किरण और परावर्तित किरण के द्वारा जो कोण बना है, आपतन कोण और परावर्तन कोण, इसमें जो है दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होगा। तो क्या है, इसमें आपतन कोण का मान जो है वो किसके बराबर होगा, परावर्तन कोण के बराबर होता है। उसके बाद आपका आ जाता है गोलीय दर्पण। हम दर्पण कई प्रकार के पढ़े थे, उसी में एक प्रकार आ जाता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं। पहला गोलीय दर्पण हो जाएगा उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, ठीक। अब जो है उत्तल दर्पण क्या है, जैसे आप हमारे हाथ को देखिएगा, ये क्या है, एक कांच का गोलीय कोश है। यदि आप जो है इसके अंदर वाले सतह को यानी धसे हुए भाग को क्या कर देंगे, पालिश कर देंगे। यदि आप धसे हुए भाग को पालिश कर दें और उभरे हुए भाग से क्या करें, प्रकाश का परावर्तन करेंगे, तो कैसा गोलीय दर्पण हो जाएगा, आपका उत्तल दर्पण हो जाएगा। तो इसमें लिखा गया है कि यदि किसी गोलीय कांच के उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन किया जाए, क्या किया जाए, प्रकाश का परावर्तन हो तथा धसे हुए भाग को पालिश कर लिया जाए, तो ऐसे दर्पण को हम क्या कह देंगे, उत्तल दर्पण कह देंगे। इसी का बिल्कुल विपरीत अवतल दर्पण। अब उसमें क्या होगा कि जैसे कोई कांच का गोलीय कोश होगा, उसमें क्या था कि धसे हुए भाग को जो है पालिश किया जाता था और उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन किया जाता था। और इसमें क्या रहेगा कि धसे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होगा और उभरे हुए भाग को पालिश कर दिया जाएगा। तो किस प्रकार का दर्पण हो जाएगा, आपका अवतल दर्पण हो जाएगा। देखिएगा, यदि किसी गोलीय कांच के उभरे हुए भाग को पालिश कर दिया जाए तथा धसे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो तो उसे हम अवतल दर्पण कह देंगे। जैसे ये आपका दर्पण है, ये दर्पण है, इसमें उभरे हुए भाग को क्या कर दिया गया है, पालिश कर दिया गया और इधर जो है ये धसे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन किया गया। हाँ, इसमें जो है ये देख लीजिए जो चित्र बनाया गया, ये प्रकाश के परावर्तन का के नियम का जो चित्र है, इसमें ये कोण जो होगा, ये आपतित किरण है आपकी। कौन सी किरण, ये है आपतित किरण। आपतित किरण
ठीक। और ये वाली किरण का नाम है परावर्तित किरण, जो बताए थे अगले वीडियो में हमने, परावर्तित किरण। ठीक। उसके बाद ये जो बीच वाला है इसे बोल देंगे हम अभिलंब। ठीक। अब ये जो आपतित किरण और परावर्तित किरण के द्वारा जो अभिलंब से कोण बनाया जा रहा है, इसे, इस वाले कोण को बोलते हैं आपतन कोण। इसे क्या बोल देंगे? आपतन कोण का नाम दे देंगे हम। ये है आपका आपतन कोण। ठीक। उसके बाद ये परावर्तित किरण के द्वारा बनाया गया कोण को क्या कह देंगे हम? परावर्तन कोण नाम दे देंगे इसको। ठीक। अब यही दूसरा नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण यही है। आपतन कोण को हम आई से व्यक्त करते हैं और परावर्तन कोण को आर से। ठीक। ये आई और आर क्या होगा? बराबर हो जाएगा। उसके बाद आगे हम कहाँ पहुंचे थे? अवतल दर्पण। ठीक। तो अवतल दर्पण हो गया। उसके बाद है गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। जैसे इसमें दर्पण का ध्रुव, तो दर्पण का ध्रुव क्या होगा? जैसे गोलीय दर्पण है। ठीक। अब उस गोलीय दर्पण से जहां पे ये जो रेखाएं जा रही हैं, ये इधर देखिए, ये जो ध्रुव होगा इसे P से व्यक्त करते हैं। ये गोलीय दर्पण हो गया आपका, और ये जो बिंदु होगा ये क्या होगा? ध्रुव होगा। ये गोलीय दर्पण का ध्रुव, दर्पण के परावर्तक तल के केंद्र बिंदु को दर्पण का ध्रुव, ये परावर्तक केंद्र है। इसी परावर्तक केंद्र को हम क्या कह देंगे? दर्पण का ध्रुव कह देंगे। उसके बाद दूसरी आ जाती है दर्पण का केंद्र क्या है। तो दर्पण का केंद्र क्या देखिएगा, गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले भाग का बना होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक। और उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जैसे कोई कांच का गोला है, ठीक, उसके कांच के गोलों को काट करके हम क्या बनाए हैं? गोलीय दर्पण बनाए हैं। यदि उस कांच का जो व्यास होगा, उस व्यास के जो केंद्र होगा उस गोले का, उस गोले के केंद्र को क्या कह देंगे हम? वक्रता केंद्र कह देंगे। और ये जैसे इसमें देख लीजिएगा, छोटा सा है ये ऐसे गोला है। ठीक। अब ये गोला मान लीजिए ये कांच का गोला है। ठीक। अब इसके जो केंद्र है ये, अब इस केंद्र को हम नाम दे देंगे वक्रता केंद्र, और ये जो हो जाएगी ये वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। ठीक। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से। ठीक। तो वक्रता केंद्र क्या समझ में आ गया? गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले भाग का बना होता है उस गोले के केंद्र को हम वक्रता केंद्र तथा उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक। उसके बाद आपका आ जाता है मुख्य अक्ष क्या है। तो दर्पण की वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कह देंगे हम? मुख्य अक्ष कह देंगे। जैसे ये चित्र में बनाया गया है, तो पहले इसको देख लीजिए। दर्पण के वक्रता केंद्र, ये वक्रता केंद्र C है, तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, ये जो ध्रुव है और ये वक्रता केंद्र, इसको जो मिलाने वाली रेखा है ना, इसी रेखा को हम क्या नाम दे देंगे? मुख्य अक्ष नाम दे देंगे। ठीक। तो ये इतना जो है देख लीजिए। उसके बाद आगे देखिएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं अभिलंब। ठीक। अभिलंब क्या है? दर्पण का द्वारक, फोकस अथवा मुख्य फोकस, इन सभी चीजों को देखते हैं। फिर उसके बाद अब देखिएगा इसमें अभिलंब क्या है। अभिलंब जो है गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा को अभिलंब कहते हैं। फिर से पढ़ लीजिए, फिर से देखिएगा। गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को, जो गोलीय दर्पण है उसका कोई एक मुख्य फोकस का कोई बिंदु होगा, बिंदु को मिलाने वाली रेखा को अभिलंब कहते हैं। जो रेखा मिलाएगी मुख्य उसके बिंदु को, उसे क्या नाम दे देंगे हम? अभिलंब। उसके बाद दर्पण का द्वारक क्या है? दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। जैसे ये आपका दर्पण हो गया। ठीक। अब इसकी ये जो व्यास होगा, ये जो गोलीय कांच के गोलीय कोष के जो कोष का जो व्यास होगा उस गोले का, जैसे आप देख लीजिए ये, ठीक, ये एक गोला हो गया।
अब इस गोले का ये क्या है, ये व्यास है आपका। अब जब इसको कलई कर दिया गया, ये क्या हो गया, इस कांच हो गया, ठीक, ये गोलीय कांच हो गया, ठीक। अब इसके ये जो व्यास है, ये यही क्या हो जाएगा, इस दर्पण का द्वारक हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद आता है मुख्य फोकस अथवा फोकस क्या है। तो इसमें लिखा गया है कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, ये जो गोलीय दर्पण है इसके मुख्य अक्ष के समांतर ये, ठीक, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के एक निश्चित बिंदु पर आकर मिलती हैं या मुख्य अक्ष निश्चित बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे हम फोकस कहते हैं या मुख्य फोकस कहते हैं। अब जैसे ये रेखा हो गई है, अब इससे कोई प्रकाश आप जो है ऐसे डालिए, उसके बाद ये परावर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलेगी, ठीक। अब जैसे ये आती है, अब यहाँ पर आकर ये मुख्य अक्ष से मिल रही है, तो यही बिंदु क्या हो जाएगा, मुख्य फोकस हो जाएगा आपका, ठीक। उसके बाद है, इसमें कुछ दिया गया है कि अवतल दर्पण में परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें जो है वास्तव में फोकस F पर मिलती हैं। जो अवतल दर्पण होता है उसमें जो आने वाली प्रकाश किरणें वो वास्तव में कहाँ पर आके मिलती हैं, मुख्य फोकस F पे मिलती हैं। परंतु अवतल दर्पण में परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें आती हुई प्रतीत होती हैं। आप केवल आभास कर सकते हैं कि ये किरणें जो है आकर के मुख्य फोकस F पर मिल रही हैं, ठीक। उसके बाद है अगला पॉइंट दिया गया है कि अवतल दर्पण में मुख्य फोकस F दर्पण के सामने होता है। जो अवतल दर्पण होगा, ये अवतल दर्पण है, इसमें मुख्य फोकस ये F इसके क्या है, सामने है। लेकिन इसके विपरीत क्या हो जाएगा, यदि ये उत्तल दर्पण है तो इसमें जो मुख्य फोकस होगी वो कहाँ होगी, पीछे होगी। ये जैसे इसमें पीछे दिखाया गया है, ये क्या हो जाएगी, उसके पीछे हो जाएगी। उसके बाद है फोकस दूरी क्या है, दर्पण के ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच की दूरी को क्या कह देंगे, हम फोकस दूरी कह देंगे। अब जैसे ये दर्पण का ध्रुव हो गया, ये ठीक, ध्रुव P हो गया और ये मुख्य फोकस F हो गई। अब इनके बीच की ये जो दूरी है इसी को हम क्या नाम दे देंगे, फोकस दूरी कह देंगे इसको, ठीक। उसके बाद जो है आपका है, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे हम F से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद फोकस तल क्या है, तो फोकस बिंदु से होकर जाने वाली तथा दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत तल को फोकस तल कहते हैं, ठीक। तो ये देख लीजिए, इस चित्र को बना लेना। ये वीडियो आज हम यहीं तक रखते हैं, इसके बाद जो है हम अगले वीडियो को लाते हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।